NIOS 10th सोशल साइंस बुक 1 चैप्टर 5 भारत पर ब्रिटिश शासन का प्रभाव आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक 1757 से 1857। इस पाठ के अंतर्गत हम निम्नलिखित विषयों को ध्यान से समझेंगे। 1. ब्रिटिश लोगों के भारत में आने के कारण। 2. अंग्रेजों द्वारा भारत को उपनिवेश बनाने के विभिन्न तरीके। 3. ब्रिटिश शासन के दौरान पड़े आर्थिक प्रभाव। 4. भारतीय समाज और संस्कृति पर ब्रिटिश प्रभाव। 5. सन 1857 के विद्रोह से पहले उनके शासन के तहत विरोध आंदोलनों के कारण। प्रश्न 1. अंग्रेजी शिक्षा ने भारत में राष्ट्रवाद को किस प्रकार बढ़ावा दिया? उत्तर. भारत में अंग्रेजों के शासनकाल में राष्ट्रीयता की भावना का विशेष रूप से विकास हुआ। इस विकास में विशिष्ट बौद्धिक वर्ग का महत्वपूर्ण योगदान है। भारत में अंग्रेजी शिक्षा के प्रसार से एक ऐसे विशिष्ट वर्ग का निर्माण हुआ जो स्वतंत्रता को मूल अधिकार समझता था और जिसमें अपने देश को अन्य पाश्चात्य देशों के समकक्ष लाने की प्रेरणा थी। पाश्चात्य देशों का इतिहास पढ़कर उसमें राष्ट्रवादी भावना का विकास हुआ। इसका तात्पर्य यह नहीं है कि भारत के प्राचीन इतिहास से नई पीढ़ी को राष्ट्रवादी प्रेरणा नहीं मिली है, किंतु आधुनिक काल में नवोदित राष्ट्रवाद अधिकतर अंग्रेजी शिक्षा का परिणाम है। देश में अंग्रेजी शिक्षा प्राप्त किए हुए नवोदित विशिष्ट वर्ग ने ही राष्ट्रीयता का झंडा उठाया। प्रश्न 2. ब्रिटिश भारत क्यों आए? 2 प्रमुख कारण लिखिए। उत्तर. ब्रिटिश के भारत आने के प्रमुख कारण ब्रिटेन के उद्योगों के लिए कच्चा माल तथा अपने तैयार माल के लिए बाजार को बढ़ाना था। प्रश्न 3. अंग्रेजों ने देशी राज्यों के अधिग्रहण के लिए कौन से 2 मुख्य तरीके अपनाए? उत्तर. अंग्रेजों ने देशी राज्यों के अधिग्रहण के लिए विलय की नीति तथा सहायक संधि जैसे तरीके अपनाए। प्रश्न 4. अंग्रेजों द्वारा रेलवे के एक व्यापक नेटवर्क का भारत में किन कारणों से निर्माण किया गया? उत्तर. अंग्रेजों का मुख्य उद्देश्य गांवों से व्यापार बंदरगाहों और औद्योगिक शहरों को जोड़ना था, जहां से वे अपने कच्चे माल को, जो नकदी फसल थी, आसानी से तेजी से व्यापार बंदरगाहों तक ले जा सकते थे। उनका यह कार्य परिवहन व्यवस्था ने सुनिश्चित किया। प्रश्न 5. प्लासी का युद्ध क्या था? उत्तर. प्लासी का युद्ध 23 जून 1757 को लड़ा गया था। अंग्रेज और बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला की सेनाएं 23 जून 1757 को मुर्शिदाबाद के दक्षिण में 22 मील दूर, नदिया जिले में भागीरथी नदी के किनारे, प्लासी नामक गांव में आमने सामने आ गईं। सिराजुद्दौला की सेना में जहां एक ओर मीरमदान, मोहनलाल जैसे देशभक्त थे, वहीं दूसरी ओर मीर जाफर जैसे धोखेबाज भी थे। युद्ध 23 जून को प्रातः 9 बजे प्रारंभ हुआ। मीर जाफर एवं रायदुर्लभ अपनी सेनाओं के साथ निष्क्रिय रहे। इस युद्ध में मीरमदान मारा गया। रॉबर्ट क्लाइव बिना युद्ध किए ही विजयी रहा। फलस्वरूप मीर जाफर को बंगाल का नवाब बनाया गया। KM पनिक्कर के अनुसार, यह एक सौदा था, जिसमें बंगाल के धनी सेठों तथा मीर जाफर ने नवाब को अंग्रेजों के हाथों बेच डाला। प्रश्न 6. अंग्रेजों द्वारा स्थापित भारतीय संस्कृति तथा भाषा के 2 केंद्रों के नाम लिखिए। उत्तर. 1. सन 1784 में विलियम जोन्स द्वारा स्थापित बंगाल की एशियाटिक सोसाइटी। 2. सन 1800 में लॉर्ड वेलेजली द्वारा स्थापित फोर्ट विलियम कॉलेज। प्रश्न 7. ब्रिटिश भारत में महिलाओं की स्थिति सुधारने में मदद करने वाले 2 कानूनी उपायों को संक्षेप में लिखिए। उत्तर. 1. सती प्रथा, जिसमें पत्नी अपने पति की चिता के साथ आग में जल जाती थी। इस पर 1829 में प्रतिबंध लगा दिया गया। 2. शारदा अधिनियम 14 वर्ष से कम आयु की लड़की और 18 वर्ष से कम आयु के लड़के के बाल विवाह को रोकने के लिए 1929 में पारित किया गया। प्रश्न 8. हैदर अली कौन थे? उत्तर. हैदर अली दक्षिण भारतीय माइसौर राज्य के सुल्तान थे। उनका जन्म का नाम हैदर नाइक था। वो अपने सैन्य कौशल के कारण काफी प्रतिष्ठित हुए और इसी कारण माइसौर के शासकों का ध्यान अपनी ओर खींचा। अंग्रेजों को वह अपना शत्रु मानते थे। प्रश्न 9. ब्रिटिश नीति फूट डालों और राज करों ने देश के राष्ट्रीय हितों को कैसे प्रभावित किया? उत्तर. ब्रिटिश नीति फूट डालो और राज करो देश को धार्मिक आधार पर विभाजित करने का कारण बनी। इस नीति के द्वारा अंग्रेजों ने हिंदू मुसलमानों के संबंध खराब करके अपने शासन को कायम रखा। प्रश्न 10. ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब की गई थी? उत्तर. ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना सन 1600 में की गई थी। प्रश्न 11. ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा पहली फैक्ट्री कब और कहां स्थापित की गई थी? उत्तर. ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा पहली फैक्ट्री सूरत में 1613 में स्थापित की गई थी। प्रश्न 12. बक्सर का युद्ध के बारे में बताएं।
उत्तर, बक्सर का युद्ध 1763 से ही आरंभ हो चुका था, किंतु मुख्य रूप से यह युद्ध 22 अक्टूबर सन 1764 में लड़ा गया। ईस्ट इंडिया कंपनी तथा बंगाल के नवाब मीर कासिम के मध्य कई झड़पें हुई, जिनमें मीर कासिम पराजित हुआ। फलस्वरूप वह भागकर अवध आ गया और शरण ली। मीर कासिम ने यहाँ के नवाब शुजाउद्दौला और मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय के सहयोग से अंग्रेजों को बंगाल से बाहर निकालने की योजना बनाई, किंतु वह इस कार्य में सफल नहीं हो सका। अपने कुछ सहयोगियों की गद्दारी के कारण वह यह युद्ध हार गया। प्रश्न 13, टीपू सुल्तान किसका पुत्र था? उत्तर, टीपू सुल्तान हैदर अली का पुत्र था। प्रश्न 14, तीसरे एंग्लो मराठा युद्ध का क्या परिणाम हुआ? उत्तर, तीसरा एंग्लो मराठा युद्ध 1817 से 1819 उन दोनों के बीच अंतिम युद्ध था। अंग्रेजों ने पेशवा को हराकर गद्दी और उसके सभी प्रदेशों पर कब्जा कर लिया। पेशवा की पेंशन बंद कर दी और उसे उत्तर प्रदेश में कानपुर के निकट बिदुर भेज दिया। प्रश्न 15, मजनू शाह और चिराग अली कौन थे? उत्तर, मजनू शाह और चिराग अली फकीर विद्रोह के नेता थे। प्रश्न 16, कूका आंदोलन की स्थापना किसने की थी? उत्तर, कूका आंदोलन की स्थापना भगत जवाहर महाल ने की थी। प्रश्न 17, संथाल आंदोलन के दो नेताओं के नाम बताएं। उत्तर, संथाल आंदोलन के दो नेताओं के नाम सिद्धू और कान्हू थे। प्रश्न 18, भारत में बेहतर सरकार एक्ट कब पारित हुआ था? उत्तर, भारत में बेहतर सरकार एक्ट 1858 में पारित हुआ था। प्रश्न 19, सन 1857 के आंदोलन के दो नेताओं के नाम बताएं। उत्तर, सन 1857 के आंदोलन के दो नेताओं के नाम रानी लक्ष्मीबाई और कुंदन सिंह थे। प्रश्न 20, भारत से धन के निष्कासन से आप क्या समझते हैं? उत्तर, धन का निष्कासन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत एक देश से दूसरे देश की ओर निरंतर धन का प्रवाह होता है, लेकिन उस धन के बदले में उस देश को कुछ भी प्राप्त नहीं होता है, ना तो वस्तु ना ही सेवा। भारत में धन की निष्कासन प्रक्रिया की शुरुआत ब्रिटिश द्वारा जून 1757 में बंगाल विजय के बाद शुरू होती है। प्रारंभ में इस धन का निष्कासन का स्वरूप था बंगाल से लूट। बंगाल के नवाबों द्वारा दिया गया पुरस्कार, दस्तक के दुरुपयोग से प्राप्त लाभ तथा 1765 के इलाहाबाद की संधि के बाद दीवानी अधिकार से प्राप्त राजस्व इत्यादि। प्रश्न 21, स्थायी बंदोबस्त और महलबारी बंदोबस्त के बीच भेद बताएं। उत्तर, सन 1822 में अंग्रेजों ने उत्तर पश्चिमी प्रांत पंजाब, गंगा घाटी और मध्य भारत के कुछ हिस्सों में महलबारी बंदोबस्त शुरू किया। इसके आधार पर एक महल या संपत्ति का उत्पाद होता था जो शायद एक गांव या गांवों के एक समूह के बराबर होता था। महल के सभी मालिक संयुक्त रूप से सरकार द्वारा मूल्यांकित राजस्व की राशि के भुगतान के लिए जिम्मेदार थे। दुर्भाग्य से यह किसानों के लिए लाभकारी नहीं था, क्योंकि राजस्व की मांग बहुत अधिक थी। रैयतवारी बंदोबस्त 19वीं सदी के शुरुआत में बंबई और मद्रास प्रेसिडेंसी के कई भागों में शुरू किया गया था। यहाँ भू राजस्व रैयत या किसानों पर सीधे लगाया गया था। किसान स्वयं वास्तव में जमीन पर काम करता था और जमीन के मालिक के रूप में पहचाना गया। वह राजस्व का भुगतान करने में सक्षम था, लेकिन उच्च राजस्व की मांग के कारण उसका शोषण जारी रहा। प्रश्न 22, धार्मिक सुधार आंदोलन का भारतीयों पर क्या प्रभाव पड़ा? उत्तर, सुधारकों के लगातार प्रयासों से समाज पर भारी प्रभाव पड़ा। धार्मिक सुधार आंदोलनों ने भारतीयों के मन में अधिक से अधिक आत्मविश्वास एवं आत्मसम्मान और अपने देश के लिए गर्व की भावना डाली। इन सुधार आंदोलनों से अनेक भारतीयों ने महसूस किया है कि आधुनिक विचारों और संस्कृति का भारतीय सांस्कृतिक धारा में समेकित करके आत्मसात किया जा सकता है। उन्होंने देशवासियों को बताया कि सभी आधुनिक विचार भारतीय संस्कृति और मूल्यों के विरुद्ध नहीं हैं। आधुनिक शिक्षा की शुरुआत ने भारतीयों को जीवन के लिए एक वैज्ञानिक और तर्कसंगत दृष्टिकोण दिया। लोगों को भारतीयों के रूप में अपनी पहचान के लिए और अधिक जागरूक किया, जो अंततः भारत के स्वतंत्रता आंदोलन में ब्रिटेन के खिलाफ एकजुट संघर्ष के लिए जिम्मेदार था। प्रश्न 23, सहायक संधि क्या थी? उत्तर, सहायक संधि हस्तक्षेप की नीति थी जिसका प्रयोग भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड वेलेस्ली 1798 से 1805 द्वारा भारत में ब्रिटिश साम्राज्य की स्थापना के लिए किया गया। इस प्रणाली में यह कहा गया कि प्रत्येक भारतीय शासक को अपने राज्य में ब्रिटिश सेना के रख रखाव के लिए धन का भुगतान करना होगा और इसके बदले में ब्रिटिश उनके विरोधियों से सुरक्षा करेंगे। इस संधि ने ब्रिटिश साम्राज्य का अत्यधिक विस्तार किया। प्रश्न 24, ब्रिटिश प्रशासन तथा न्यायिक प्रणाली का वर्णन कीजिए।
उत्तर, ब्रिटिश प्रशासन और न्यायिक प्रणाली। भारतीयों को ब्रिटिश प्रशासन की नई प्रणाली को समायोजित करने में कठिनाई हुई। भारतीय राजनीतिक अधिकारों से वंचित थे। ब्रिटिश अधिकारी उनसे अवमानना के साथ व्यवहार करते थे। भारतीयों को प्रशासनिक और सैन्य सभी उच्च पदों से बाहर रखा गया। अंग्रेजों ने भारत में कानून और न्याय की एक नई प्रणाली की शुरुआत की। एक श्रेणीबद्ध सिविल और आपराधिक अदालतों को स्थापित किया गया। कानूनों के कोड बनाए गए तथा कार्यपालिका से न्यायपालिका को अलग करने का प्रयास किया गया। भारत में कानून के शासन को स्थापित करने के प्रयास किए गए, लेकिन ब्रिटिश भारतीयों के अधिकारों और स्वतंत्रता के साथ हस्तक्षेप कर रहे थे तथा अपनी निर्णायक शक्तियों का आनंद ले रहे थे। कानूनी अदालतें भी आम लोगों के लिए सुलभ नहीं थीं। न्याय एक महंगा मामला बन गया। नई न्यायाधिक प्रणाली भी यूरोपियन तथा भारतीयों के बीच भेदभाव रखती थी। प्रश्न 25। भारतीय समाज और संस्कृति पर ब्रिटिश प्रभाव का विस्तृत वर्णन कीजिए। उत्तर, समाज और संस्कृति पर ब्रिटिश प्रभाव। भारत में अंग्रेजों के आने से समाज में कई परिवर्तन हुए। 19वीं सदी में शिशु हत्या, बाल विवाह, सती बहुविवाह जैसी सामाजिक कुप्रथाएं और कठोर जाति व्यवस्था प्रचलित थी। ये प्रथाएं मानव की गरिमा और मूल्यों के विरुद्ध थी। जीवन के सभी स्तरों पर महिलाओं से भेदभाव किया जाता था। वे समाज का वंचित वर्ग मानी जाती थी। उनकी अपनी स्थिति में कोई सुधार के अवसर नहीं दिए गए थे। ऊंची जातियों के ब्राह्मण पुरुषों तक ही शिक्षा सीमित रह गई थी। ब्राह्मण वेदों का उपयोग करते थे, जो संस्कृत में लिखे गए थे। पुरोहित महंगे अनुष्ठान, बलिदान और जन्म या मृत्यु के बाद की रीतियों को करवाते रहते थे। जब ब्रिटिश भारत आए तो वे स्वतंत्रता, समानता, आजादी और मानव अधिकार जैसे विचार के रूप में नए विचार, यूरोप के पुनर्जागरण, सुधार आंदोलनों और विभिन्न क्रांतियों से यहाँ लाए। इन विचारों ने हमारे समाज के कुछ वर्गों के लोगों से कुछ करने के लिए अपील की और देश के विभिन्न भागों में कई सुधार आंदोलनों का नेतृत्व किया। इन आंदोलनों में सबसे आगे दूरदर्शी भारतीयों में राजा राम मोहन राय, सर सैयद अहमद खान, अरुणा आसफ अली और पंडिता रमाबाई थे। इन आंदोलनों से सामाजिक एकता आए और स्वतंत्रता, समानता की दिशा में प्रयास किए गए। कई कानूनी उपाय महिलाओं की स्थिति में सुधार के लिए शुरू किए गए। उदाहरण के लिए लॉर्ड बेंटिक ने 1829 में सती प्रथा पर प्रतिबंध लगाया। गवर्नर जनरल ने 1856 में विधवा पुनर्विवाह कानून पारित किया। एक कानून 1872 में पारित किया जिसमें अंतर जाति और अंतर सांप्रदायिक विवाह को सहमति दी। 1929 में शारदा अधिनियम को पास करके बाल विवाह पर रोक लगाई। एक अधिनियम पारित किया गया कि 14 वर्ष से नीचे आयु की लड़की और 18 वर्ष से कम आयु के लड़के की शादी अवैध मानी जाएगी। सभी आंदोलनों ने जाति व्यवस्था और विशेष रूप से अस्पृश्यता की प्रथा की आलोचना की। समाज सुधारकों के इन प्रयासों का प्रभाव समाज सुधार और धार्मिक संगठनों में तथा राष्ट्रीय आंदोलन में स्पष्ट देखा जा सकता है। महिलाओं को बेहतर शिक्षा, व्यवसाय और सार्वजनिक रोजगार के अवसर भी मिलने लगे थे। प्रश्न 26। लॉर्ड डलहौजी की विलय की नीति क्या थी? उत्तर, डलहौजी ने 1848 में रियासतों का विलय के लिए एक नीति लागू की, जिसे हड़प नीति, विलय की नीति या लेप्स की नीति कहते हैं। इस नीति के अंतर्गत प्रावधान थे। 1. निसंतान राज्यों के दत्तक पुत्रों के अधिकार को न मानते हुए उनका राज्य अंग्रेजी राज्य में मिला लेना। 2. कुशासन के आधार पर देशी राजा को हटाकर राज्य पर अधिकार कर लेना। प्रश्न 27। सन 1857 के विद्रोह की असफलता के कारण क्या थे? उत्तर, 1. कुछ भारतीय राजाओं ने अंग्रेजों को सहयोग दिया। 2. भारत में देशव्यापी आंदोलन न बन सका। 3. अंग्रेजी सरकार की संचार व्यवस्था बनी रही। 4. भारतीयों के पास योग्य नेता व मार्गदर्शक नहीं था। 5. भारतीयों के पास मजबूत हथियार की कमी थी। 6. इंग्लैंड से अंग्रेजी सेना की मदद आना और समय से पहले विद्रोह होना। आइए संक्षिप्त में समझते हैं कुल मिलाकर हमने इस पाठ में क्या समझा। 1. अंग्रेज व्यापारियों के रूप में भारत आए थे लेकिन क्षेत्रीय महत्वाकांक्षाओं के साथ धीरे धीरे पूरे भारत पर समायोजन और कूटनीति जैसे विभिन्न साधनों का उपयोग करके विजय प्राप्त कर उन्होंने भारत पर नियंत्रण कर लिया। 2. भारत में ब्रिटिश राजनीतिक प्रभुत्व का कारण 1857 की प्लासी की लड़ाई मानी जाती है। ब्रिटिश शासन का भारतीयों के राजनीतिक और सामाजिक जीवन पर गहरा प्रभाव पड़ा। 3. ब्रिटिश शासन के आर्थिक प्रभाव सबसे अधिक दूरगामी थे। इसने भारत की परंपरागत अर्थव्यवस्था नष्ट की और भारत के पैसों को ब्रिटेन भेजा।
ब्रिटिश आर्थिक नीतियों का किसानों, कारीगरों पर बहुत प्रतिकूल प्रभाव पड़ा। 4. ब्रिटिश राज से असंतोष के परिणामस्वरूप अंग्रेजों के खिलाफ प्रतिरोध आंदोलनों की एक श्रृंखला का जन्म हुआ। आदिवासी और फकीरों की बगावतें, फराजी आंदोलनों, वाहवी आंदोलन और संथाल विद्रोह ब्रिटिश शासन के प्रति विरोध का उदाहरण है। 5. सैन्य और राजनीतिक कमजोरियों के कारण भारतीयों की 1857 के युद्ध में हार हुई। प्रस्तुति समापन। आपका धन्यवाद। Disclaimer. This notes has been made after a lot of research, yet the accuracy of the answers may vary. The author assumes no responsibility or liability for any errors or omissions in the content of this notes.